नमस्कार साथियों, स्वागत है आप अपने परिवार तैयारी स्टेशन पर। देखिए, कल बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र की जो है पहली क्लास हुई थी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए गए थे। और आज उसी के आगे का पार्ट टू बाल विकास एवं शिक्षण का पार्ट टू लेके आए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तथा आप जो है वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चन पढ़े हुए लगें, लेकिन हम जो क्वेश्चन करने का तरीका आपको बताएंगे, जो ट्रिक बताएंगे, वो आने वाले अन्य क्वेश्चनों में भी आपके काम आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, एक बात और कि हो सकता है कि देखिए आज सीटेट के एग्ज़ाम के बारे में न्यूज़ आ जाए कि डेट बढ़ती है या 5 जुलाई को ही होगा, तो वो बाद में देखा जाएगा। अगर डेट बढ़ती है तो हमें और टाइम मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं फिर। चैनल सब्सक्राइब कर लिया? चलिए। तो क्वेश्चन नंबर कल 15 तक हुआ था, आज क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती, यह दर्शाता है। ऑप्शन ए है, शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके विचारों में विद्यालय की मान्यता मिलती है। या फिर विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर होगा सही सी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कैसे? उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। देखिए, शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, ऐसा कुछ नहीं है। कृतिका को अपने घर बिल्कुल नहीं, घर किसको नहीं पसंद होता, सबको पसंद होता है। उसी तरह डी ऑप्शन है, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, ये भी सही नहीं होगा। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि उसका कारण यह हो सकता है कि घर में उसकी बातों को ज़्यादा मान्यता न मिलती हो अपेक्षाकृत विद्यालय के, इसलिए इसलिए वह विद्यालय में ज़्यादा बात करती है और घर में कम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक दर्शन, या मीडिया मनोविज्ञान, या शिक्षा मनोविज्ञान, या शिक्षा समाज शास्त्र। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर होगा सही सी, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, कैसे? देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शैक्षिक परिस्थितियों में बालकों के व्यवहार का अध्ययन करके, मतलब बालकों के व्यवहार, जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो बालकों के व्यवहार का अध्ययन करता है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाता है, यानी सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। जब बालक के व्यवहार का अध्ययन अच्छे से हो जाएगा तो उस बालक के सीखने की जो अधिगम की प्रक्रिया होगी उसको सरल, सुगम और प्रभावी बनाएगा। इसमें शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है। जब जो टीचर होगा वो बालक की क्षमताओं को समझ जाएगा कि वो कितनी योग्यता रखता है, किस हिसाब से उसे पढ़ाना चाहिए, तो यही शिक्षा मनोविज्ञान है। जब इसको समझ जाएगा तो अच्छे तरह से उसको पढ़ाएगा। ठीक है, तो प्रयास करता है शिक्षक, उसी अनुरूप उसे सुधार करने का भी प्रयास करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा तो पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। अभिप्रेरणा देखें क्या करती है, तो कि पिछले सीखे हुए नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने का योग बनाती है, एक दिशा में, या फिर शिक्षार्थियों के सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, या फिर शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना करती है। नहीं, देखिए, पिछले सीखे, अभिप्रेरणा का मतलब होता है किसी को मोटिवेट होना, मोटिवेट करना। अभिप्रेरणा मोटिवेशन से है। ठीक है, तो सीखे हुए नए अधिगम को अलग करती है, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। इसके बाद शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने का योग बनाती है, ऐसा कुछ नहीं है, एक दिशा में क्यों सोचेंगे। शिक्षार्थी को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। देखिए, जब कोई व्यक्ति अभिप्रेरित होता है, मोटिवेट होता है, तो उसके अंदर उस चीज़ के लिए रुचि जागृत होती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद शिक्षार्थियों के स्मरण शक्ति को पैना करती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी नहीं सही है।
तो शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। और पहली बात तो देखिए, जहाँ पर भी रुचि शब्द आ जाएगा वो ऑप्शन ज़्यादातर सही होता है, ये ट्रिक है। रुचि मतलब बालक को पढ़ाई को रुचिपूर्ण बनाना है। रुचि, जब तक बालक की रुचि नहीं होगी शिक्षा विषय में, वस्तु में, तब तक वो सीखेगा नहीं, उसका मन नहीं लगेगा। तो ये शब्द जहाँ पर आ जाए वो ऑप्शन हमेशा सही होता है, ये ट्रिक है। ठीक है, तो शिक्षण अभिप्रेरणा पढ़ाई लिखाई संबंधी प्रक्रिया में विद्यार्थी की भागीदारी की इच्छा के साथ उत्पन्न होने के लिए प्रेरित करती है। मतलब जब वो इच्छित होगा, पढ़ेगा तो अब प्रेरित होगा, तभी तो उसकी इच्छा जागृत होगी। अतः अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली खाली स्थान भरना है, की ओर संकेत करता है। मतलब विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। मतलब विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया या कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री या शिक्षण पद्धति में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कैसे होगा कि विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं। ये प्रतिदिन अनुभव इससे ही आपको ऑप्शन सही हो जाता है। देखिए, बालक की पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिए कि उसको दैनिक जीवन से जोड़ के देखा जाए, दैनिक जीवन से जोड़ के सिखाया जाए, आसपास की वस्तुओं का सिखाया जाए, ताकि वो आसपास की वस्तुओं से पाठ्यचर्या के बारे में अनुभव कर सके। ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो पाठ्यचर्या शब्दावली है, पाठ्यचर्या जो शब्द है, उस शब्दावली विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं की ओर संकेत करती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला 20। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं मतलब प्राइमरी लेवल। तो शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर आधारित है, या विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, या शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर आधारित है, या शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन होगा सही। कौन सा होगा? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। कैसे? निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धतियों के रूप में मूल रूप से आधारित है। निचली एंड प्राइमरी लेवल पर जो शिक्षण में खेल पद्धति का प्रयोग किया जाता है, वो खेल पद्धति में देखिए उसका शारीरिक विकास भी होता है तथा मानसिक विकास भी होता है। तो विकास एवं वृद्धि मतलब मानसिक विकास का मतलब विकास हो गया, और वृद्धि से मतलब हो गया उसके शारीरिक विकास से। तो खेल खेलने से मानसिक तथा शारीरिक दोनों तरह का विकास होता है, इसलिए विकास एवं वृद्धि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ठीक है, तो निचली कक्षाओं में शिक्षण की जो खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। विकास, ठीक है, विकास एवं वृद्धि, क्योंकि छोटे बच्चों में सीखने, याद रखने और जानकारी का प्रतीक बनाने और समस्याओं को हल करने की क्षमता सामान्य स्तर पर होती है। इसलिए निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। ठीक है, निचली कक्षा में खेल खेल में सीखो। क्वेश्चन नंबर 21। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में है, एक बच्चा अतीत की सामान्य परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? सीखने के प्रभाव नियम से, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम से, या फिर तत्परता के नियम से, या सादृश्यता के नियम से। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर होगा डी, सीखने की सादृश्यता के नियम से। ठीक है, सीखने की सादृश्यता के नियम के अनुसार एक बच्चा किसी नई परिस्थिति या समस्या या नई परिस्थिति या नई समस्या के उपस्थित होने पर
उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति का स्मरण करता है। जैसे कोई समस्या आई, जैसे गणित का कोई क्वेश्चन आ गया या कोई क्वेश्चन है, तो जब उसने उस चीज़ को पहले देखा हुआ है तो दूसरी जगह जब वही समस्या आएगी तो उसको हल करने का प्रयास करेगा। इसी को कहते हैं सादृश्यता का नियम। जिसे वह पहले भी अनुभव कर चुका हो, वह परिस्थिति जिसे वह पहले अनुभव कर चुका हो, वह उसके साथ वैसी ही प्रतिक्रिया करेगा जैसा कि उसने पहली परिस्थिति एवं समस्या के साथ की थी। ठीक है, तो इसको कहते हैं सादृश्यता का नियम। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अगला है क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, खाली स्थान दिया हुआ प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है, हाँ मैंने मत लगाइएगा। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्त में नवीनता, जिज्ञासा या फिर सृजनात्मक विचार। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो। नहीं है दूसरों के साथ झगड़ना, प्रतिभाशाली वाला कोई दूसरों के साथ झगड़ेंगे थोड़ी। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। तो दूसरों के साथ झगड़ना, बाकी अभिव्यक्ति की नवीनता सही है, जिज्ञासा भी होती है प्रतिभाशाली बालक में। ध्यान दीजिएगा कि अभिव्यक्ति की नवीनता भी होती है, प्रतिभाशाली बालक के अंदर जिज्ञासा भी होती है और सृजनात्मक विचार भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। किस तरह की शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए? तो विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों का द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, या फिर विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा, या अन्य सामान्य बच्चों के साथ। सिंपल, बहुत समावेशी शिक्षा के साथ सबके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। तो सीधे सीधे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमें विशेष बच्चों के साथ विशेष व्यवहार नहीं करना है, हमें सामान्य व्यवहार करना है, ताकि उनको ये न लगे कि हम उनके प्रति दया दिखा रहे हैं, सहानुभूति दिखा रहे हैं। वो अपने आप को हीन, मतलब वो अपने अंदर हीन भावना ना लाएं। इसलिए सामान्य बच्चों के साथ ही सामान्य व्यवहार करेंगे उनके साथ भी। और राष्ट्रीय पारिचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 में समावेशी शिक्षा की संस्तुति की गई है। एनसीएफ 2005 समावेशी शिक्षा, ठीक है, एनसीएफ 2005 में समावेशी शिक्षा की संस्तुति की गई है। और सभी प्रकार के बच्चों को, चाहे वो सामान्य हो चाहे विशेष हो, को एक ही स्थान पर शिक्षा दी जानी चाहिए। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना, समावेशी शिक्षा का क्वेश्चन आएगा, सामान्य व्यवहार, तो वही ऑप्शन हमेशा सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 थोड़ा बड़ा है। आकलन को उपयोगी के लिए खाली स्थान दिया गया है के प्रति सचेत होना चाहिए। किसके प्रति सचेत होना चाहिए? अगर आकलन को उपयोगी और रोचक बनाना है तो विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विधिक तरीकों का प्रयोग करना, प्रतिपुष्ट फीडबैक करने की तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, या फिर अलग शिक्षार्थियों की तुलना करना। ठीक है, तो अलग शिक्षार्थियों की तुलना करना पहले ही काट दे रही, क्योंकि समावेशी शिक्षा का खंडन करता है। अलग शिक्षार्थियों की तुलना तो करना, अलगाववाद तो करना ही नहीं है, क्योंकि समावेशी शिक्षा का खंडन करता है। इसके बाद विद्यार्थियों को बुद्धिमान और औसत शिक्षार्थियों को उपाधि देना, ये तो सीधे सीधे भेदभाव होगा कि आप बुद्धिमान हैं, आप औसत दर्जे के हैं, आप निचले दर्जे के हैं। तो ये भी अलग, ये भी समावेशी शिक्षा का खंडन करता है। इसके साथ प्रतिपुष्ट फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग, ये ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विधिक तरीकों का प्रयोग करना, विधिक यानी कानूनी तरीकों का, विधिक तरीकों का प्रयोग करना, यही सही है इसका। क्योंकि आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शिक्षक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विधिक तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्या हो गया ये, हाँ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादातर हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, मतलब ज़्यादातर लोगों को पता भी रहता है, लेकिन कहीं गलत ना हो इसलिए हमने डाला है इसमें। ठीक है, तो डिसलेक्सिया किससे
संबंध, गणितीय विकास, पठन विकास, व्यवहारिक संबंधी विकास या मानसिक विकास। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर बी, पठन विकार को ही डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसलेक्सिया किसे कहते हैं? तो पठन विकार। डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? पठन विकार से है, जिसमें बच्चा अक्षरों की पहचान नहीं कर पाता है। पठन विकार में इसमें अक्षरों की पहचान नहीं कर पाता, जिस कारण उसे पाठ्य पुस्तक पढ़ने में समस्या महसूस होती है, इसी को डिसलेक्सिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ या नकारात्मक। देखिए ऑप्शन देख के ही सहानुभूति से हीन भावना आती, इसलिए हम उसमें दया नहीं दिखाएंगे। और नकारात्मक तो बिल्कुल भी नहीं है, तो देख के ही ऑप्शन गलत हैं। इसके बाद आता तटस्थ और अग्रोन्मुखी। तो बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए तथा उन्हें और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए। अग्रोन्मुखी यानी उनको जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? विकास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार किससे संबंधित होना चाहिए? तो निरंतरता का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है, अंतःक्रिया का सिद्धांत है या फिर अंतः संबंध का सिद्धांत है। निरंतरता का सिद्धांत है कि एकीकरण, अंतःक्रिया या अंतः संबंध। तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है यह जो है विचार किसका? निरंतरता का सिद्धांत है ये। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह निरंतरता का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 28, सीखने के दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो इसके पावलोव ने दिया, पावलोव ने, या जीन पियाजे, वाइगोत्स्की या गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। तो सीखने का जो अंतःदृष्टि सिद्धांत है, अंतःदृष्टि सिद्धांत गेस्टाल्ट महोदय ने दिया है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सीखने का जो अंतःदृष्टि सिद्धांत है वो गेस्टाल्ट महोदय ने दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो निम्न, ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बालक की अवस्थाओं से पूछा गया कि निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के प्रति सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो इसका जो है प्रौढ़ावस्था में हो जाते हैं कि पूर्व बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था। तो देखिए, सक्रिय सदस्य समवयस्क समूह, पहले ही दिया है कि समवयस्क हैं और समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, तो ये किशोरावस्था की विशेषता है। ठीक है, किशोरावस्था में बच्चे जो है अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो एरिकसन द्वारा की गई है, स्किनर द्वारा, कोहलबर्ग द्वारा या फिर पियाजे द्वारा। तो ये जो है, जो बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाएं हैं, आपने पढ़ा होगा 4 विशिष्ट अवस्थाएं, तो जीन पियाजे द्वारा 4 विशिष्ट अवस्थाएं दी गई हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी अवस्थाएं? एक पहली है संवेदी गामक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष है, संवेदी गामक अवस्था। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष है। इसके बाद अगली मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष है। और इसके बाद लास्ट है औपचारिक संक्रिया काल, जो 12 से 18 वर्ष है। ठीक है, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं कि बच्चे जीन पियाजे द्वारा जो 4 विशिष्ट अवस्थाएं बताई गई हैं, संवेदी गामक काल, संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष,
पूर्व संक्रिया काल 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रिया काल 7 से 12 वर्ष, औपचारिक संक्रिया काल 12 से 18 वर्ष। और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीन पियाजे से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में हर बार सीटेट में पूछे ही जाते हैं। अवस्थाएं पूछ ली जाती हैं, अवस्थाओं के काल पूछ लिया जाता है कि मतलब कितने कौन सी अवस्था कितने वर्ष की है। तो इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज की क्वेश्चन समाप्त हुए, ठीक है। और इसके बाद जो है एक गणित का बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आने वाला है, गणित की पेडागोजी का, जो आज शाम तक या कल सुबह तक आप लोग मिल जाएगा, उसको देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वो बहुत बहुत उसमें बिल्कुल 2020 जुलाई सीटेट 2020 के संभावित प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो उसको देखना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे वो वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, नहीं तो आपकी क्लास मिस हो सकती है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।